हेलो स्टूडेंट्स, बहुत टाइम के बाद आज अपनी क्लासेस हो रही हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, तो उस दौरान अपन क्लासेस नहीं ले पाए थे। लेकिन अब अपन पूरी कोशिश करेंगे कि क्लासेस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जो भी अपन लोगों ने टारगेट जो है सेट किया है कि अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस करना चाहते हैं थर्मोडायनामिक्स के और बाकी अदर क्लासेस का, जो भी मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए अपन थर्मोडायनामिक्स में अपन ने जो लास्ट डिस्कस किया था वो लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करके गई थी, और इस बीच अपना टॉपिक भी चल रहा था कार्नो इंजन। ठीक है, कार्नो इंजन में अपन ने एफिशिएंसी निकाल ली थी कि कार्नो इंजन क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन लोग डिस्कस कर चुके थे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल वगैरह मैं करवा चुकी थी। ठीक है ना, तो आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्वर, सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्वर। ठीक है ना, ये सब अपन जो है इसमें अपन क्या करेंगे, गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पढ़ेंगे, इसके अलावा पार्टीशन फंक्शन पढ़ेंगे, माध्य ऊर्जा पढ़ेंगे, है ना, एंथैल्पी पढ़ेंगे। तो कुछ बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आगे भी चैप्टर्स में काम में आते हैं और पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं कि भाई निकालिए कि ऊर्जा अवस्थाओं की जो माध्य ऊर्जा है वो इतनी हो सकती है, उतनी हो सकती है ना, तो ये थोड़ा सा निकालने के लिए आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले कुछ 2-3 डेफिनेशंस हैं जो ज़रूरी है इस टॉपिक को आगे समझने के लिए, पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी अभिगम्य अवस्थाएं। अभिगम्य अवस्थाएं, इसको आप समझ लो, लिख लो, और फिर अपन आगे शुरू करेंगे। अभिगम्य अवस्थाएं बोले तो एक्सेसिबल स्टेट्स। ठीक है, अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती है? अभिगम्य अवस्थाएं वो सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं, यानी कि वो माइक्रो स्टेट्स होती हैं, जो कि स्थूल अवस्थाएं यानी कि मैक्रो स्टेट्स पर लगाए गए सारे प्रतिबंधों का पालन करती हैं। मतलब मैक्रो स्टेट्स पर जो जो रूल्स फॉलो होते हैं वो सारे सूक्ष्म अवस्थाओं पर भी लागू होते हैं। ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं जिन पर सारे रूल्स लागू नहीं होते, लेकिन उनमें से वो सूक्ष्म अवस्थाएं जिन पर स्थूल अवस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी पालन होता है वो कहलाती हैं एक्सेसिबल स्टेट्स, यानी कि अभिगम्य अवस्थाएं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसको एक बार। वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो स्थूल अवस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करती हैं, प्रतिबंधों का पालन करती हैं, अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अभिगम्य अवस्थाएं, है ना, यानी कि दोज माइक्रोस्टेट विच ओबे द ऑल फॉलो रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्टेट्स। ठीक है ना, वो सारे रूल्स किन पर भी फॉलो होते हैं, माइक्रो स्टेट्स पर भी, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी एक्सेसिबल स्टेट्स कहलाती है। दूसरा जो आपका आता है वो है विहित समुच्चय, है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता देती हूँ। विहित समुच्चय, विहित समुच्चय, या इंग्लिश में बोले तो कैनोनिकल एंसेम्बल। ठीक है, विहित समुच्चय क्या होता है? ये वो समुच्चय होते हैं जो ऐसे समुच्चय है जो किसी ऊष्मा भंडार, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूँ, ऊष्मा भंडार। ऊष्मा भंडार क्या होता है? ऊष्मा भंडार एक ऐसा निकाय होता है, यानी कि एक ऐसा बड़ा परिवेश या सराउंडिंग होती है ऊष्मा भंडार, जिसको अगर आप टेम्परेचर दे दोगे, ठीक है ना, या उससे टेम्परेचर ले लोगे, तो उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास एक गर्म बर्तन, गर्म पानी का बर्तन है, ठीक है, ये गर्म पानी का बर्तन जो है ये तो क्या है? सिस्टम। ये तो क्या है? सिस्टम, यानी कि तंत्र। और जो इस गर्म पानी के बर्तन के अलावा इसके आसपास का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? परिवेश, यानी कि सराउंडिंग कहलाता है। तो वो जो सराउंडिंग है ना, एक्चुअली वो क्या है? ऊष्मा का भंडार है।
अगर आप उससे ऊष्मा ले लोगे या उसको ऊष्मा दे दोगे तो सराउंडिंग पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कैसे बिहेव करती है, एज अ हीट रिजर्वर, यानी कि ऊष्मा भंडार के समान कार्य करती है। तो ऊष्मा भंडार एक ऐसा सिस्टम है जो कि उसको आप एनर्जी उसको दे दो या उससे एनर्जी ले लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नाम से भी पता लग रहा है ऊष्मा का भंडार, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ कि विहित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं, सूक्ष्म अवस्थाओं के वो समुच्चय होते हैं जो किसी अगर ऊष्मा भंडार के संपर्क में भी है, कितने ताप पर, T ताप पर उसके संपर्क में है और उसके साथ साम्य अवस्था में भी है, ऊष्मा भंडार के संपर्क में भी है और साम्य अवस्था में भी है, तो वे समुच्चय जो कि इसका पालन करते हैं, P = C e⁻⁻β EI। अब ये क्या है, ये कहलाता है प्रायिकता वितरण फलन। क्या कहलाता है, प्रायिकता वितरण फलन, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना। तो वे सूक्ष्म अवस्थाएं या वे विहित समुच्चय जो कि किसी ऊष्मा भंडार के साथ T ताप पर तापीय संपर्क में है और उसके साथ साम्य अवस्था में भी है, तथा उसके प्रत्येक जो समुच्चय है, समुच्चय का हर घटक जो है ना वो इस प्रायिकता वितरण फलन के अनुसार परिवर्तित होता है, तो वो सारे समुच्चय क्या कहलाते हैं, विहित समुच्चय या कैनोनिकल एंसेम्बल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वे समुच्चय जो ताप T पर किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में है, संपर्क में तथा तापीय साम्य अवस्था में है ना, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में भी है, तापीय साम्य अवस्था में है, तथा जिसका प्रत्येक घटक प्रायिकता वितरण फलन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रायिकता वितरण फलन P = C e⁻⁻β EI के अनुसार होता है। वो सारे समुच्चय क्या कहलाते हैं, विहित समुच्चय कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर थर्मोडायनामिक्स में और बाकी सारे टॉपिक्स पर आगे बढ़ने से पहले ये दो ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बार बार यूज़ में आएंगी। बार बार मैं आपको बोलूँगी कि फलाने उसके अभिगम्य अवस्थाएं ये हैं, विहित समुच्चय ये हैं, बार बार यूज़ में आएंगे। आगे जाकर के हम जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बीच बीच में यूज़ होंगे। तो बार बार आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती है जो मैंने बार बार यूज़ करती हैं, विहित समुच्चय क्या होते हैं जो मैंने बार बार यूज़ करती है, तो अब मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जान चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले लिखवा दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, वो है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि मेरे पास एक सिस्टम है A और एक दूसरा सिस्टम है A'। ये कोई पर्टिकुलर सिस्टम है A जो A' किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में है। तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जो इसके संपर्क में आने से इसके बदलेंगे, A के बदलेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है प्रायिकता वितरण फलन के बारे में, ठीक है ना। प्रायिकता वितरण फलन के साथ फिर हम किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का माध्य कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर अपन माध्य ऊर्जा की बात करेंगे, उसके बाद अपन विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे यानी कि स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, उसके बाद फिर अपन एंथैल्पी की बात करेंगे। फिर इसी तरीके से आगे जाकर के एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, इनके एक्सप्रेशंस भी फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखें, तो मैंने कंसिडर कर लिया ऐसे दो सिस्टम A और A' जो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, तापीय संपर्क में भी हैं और कैसे हैं, साम्य अवस्था में भी है, ठीक है ना, A और A'। तो सबसे पहले देखें, हमने मान लिया, माना A और A' दो निकाय परस्पर T ताप पर तापीय साम्य अवस्था में है, तापीय साम्य में है। तो इसका प्रायिकता वितरण फलन, इसका प्रायिकता
वितरण फलन, यानी कि किसी भी एक स्थिति में होने की प्रायिकता जो है वो सदैव कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। यानी कि समेशन ऑफ पी आई जो है वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब किसी, ये तो पी आई क्या है, किसी एक स्टेट के लिए प्रायिकता वितरण फलन, और जब उस पर्टिकुलर निकाय के सभी स्टेट के प्रायिकता वितरण फलन को जोड़ देंगे तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि किसी एक निश्चित अवस्था में होने की कुल प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1 के बराबर होगी। समझ में आ गई। तो इसका प्रायिकता वितरण फलन कितना होगा, 1 होगा। अब हमें पता है कि P जो होता है वो क्या होता है, सी ई की पावर माइनस का बीटा ई आई होता है, पी आई। तो मैं यहाँ पर रख सकती हूँ, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, समेशन सी ई की पावर माइनस का बीटा ई आई इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सी क्या है, सी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी बराबर कितना आएगा, 1 में समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई आ गया ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह लो, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर, मतलब मैंने किसका मान निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया। सी का मान आ गया मेरे पास, ठीक है। सी का मान आप उठा करके कहाँ रख दो, सी का मान आप उठा करके रख दो यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दो सी का मान, ठीक है ना। ये किया है, ये है क्या, ये यही तो है समेशन ऑफ पी आई। समेशन ऑफ पी आई 1 है ना इस इक्वेशन से, उसमें मैंने फिर इसकी वैल्यू रख दी। सी मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, देयरफॉर समेशन ऑफ पी आई किसके बराबर आ गया, जिसको अपन पी कह सकते हैं, किसके बराबर आ गया, वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना आ गया, ई की पावर माइनस का बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। समझ में आ गई बात। तो ये मेरे पास क्या फाइंड आउट हो गया, टोटल प्रायिकता, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तो छोटे छोटे टॉपिक इस तरीके के आपके आगे जो है अपन लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये मेरे पास क्या फाइंड आउट हो गई, प्रायिकता, कुल प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई। तो ये तो क्या है, प्रायिकता, ये तो कम पूछी जाती है, लेकिन ये प्रायिकता काम में आएगी आगे जाकर। जैसे अपन संवितरण फलन पढ़ने वाले हैं कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, वो पूछा जाता है। फिर पार्टीशन फंक्शन आगे काम आएगा, माध्य ऊर्जा में काम में आएगा, गिब्स एनर्जी में काम में आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर बताया है आपको। समझ में आ गई बात। अब जो है आगे अपन डिस्कस करते हैं संवितरण फलन, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप सभी को। तो टोटल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। टोटल प्रायिकता में हमने कहा कि पी आई इतना होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये वैल्यू जो है पी आई की यहाँ पर रख दी, ठीक है ना। सी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू उठा करके कहाँ रख दो, यहाँ इस इक्वेशन में रख दो। तो आपके पास पी आई की वैल्यू कितनी आ गई, कि ये आपके पास पी आई है ना, क्या है ये पी आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये सी की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी, तो मेरे पास पी आ गई, यानी कि प्रायिकता कितनी आ गई, किसी एक, पी आई क्या है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रायिकता। तो एक की निकाल ली, लेकिन सबकी टोटल प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर की कितनी होगी, इतनी होगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक अपन बात कर चुके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट है आपका संवितरण फलन। नेक्स्ट है आपका, इसी में चल रहा है ये ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय का अगला पॉइंट। एक पॉइंट तो हो गया प्रायिकता, दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है आपका संवितरण फलन। नंबर 2 दूसरा पॉइंट समझ लो इसको, संवितरण फलन। संवितरण फलन बोले तो पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। पार्टिकता को अभी अभी हमने प्रायिकता कितनी निकाली, सिंस प्रायिकता हमने कितनी निकाली, पी आई कितनी निकाली, ई की पावर माइनस का बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। यानी कि ये तो क्या है, किसी एक आयत स्टेट की प्रायिकता, ठीक है। आयत स्टेट की प्रायिकता इतनी निकाली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इसमें जो डिनोमिनेटर है ये आपको दिख रहा है ना, हेयर समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई is actually the sum of बोल्ट्जमान मल्टीप्लायर्स, यानी कि सारे जो बोल्ट्जमान गुणक है ना, उन सभी का योग कौन है, ये समेशन किसको बता रहा है, योग को बता रहा है। यहाँ पे आप पता है बीटा क्या है, यहाँ पे ये जो बार बार यूज़ कर रहे हैं अपन बीटा, ये बीटा है 1/kt। पहले भी आपने पढ़ा होगा बीटा एक कांस्टेंट है और ये किसके बराबर है, 1/kt। के क्या है,
K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T कोई भी ताप है। तो ऐसे ही सारे बोल्ट्जमान मल्टीप्लायर्स यानी कि बोल्ट्जमान गुणकों का योग कौन है, समेशन e की पावर माइनस का बीटा ई आई, और इसी को क्या बोलते हैं, संवितरण फलन या फिर पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन या फिर संवितरण फलन, यही कहलाता है संवितरण फलन। कौन, बोल्ट्जमान गुणकों का जो योग है वही क्या कहलाता है, संवितरण फलन। यानी कि देयरफॉर जो z है, z से रिप्रेजेंट करते हैं पार्टीशन फंक्शन को, पार्टीशन फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, और ये कितना होता है e की पावर समेशन में माइनस का बीटा ई आई। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ गया। ठीक है, तो दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक हमने पढ़ ली प्रायिकता किसी भी स्टेट की, और दूसरा हमने पढ़ लिया क्या, पार्टीशन फंक्शन यानी कि संवितरण। यानी कि प्रायिकता जो हमने पढ़ी उसका डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर मतलब हर, उसका हर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, संवितरण फलन को यानी कि पार्टीशन फंक्शन को। और पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, सम ऑफ बोल्ट्जमान मल्टीप्लायर्स यानी कि सभी बोल्ट्जमान गुणकों का योग। अब बोल्ट्जमान गुणक कहाँ से आए, ये बीटा इससे, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/kT। के क्या है, के है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है माध्य ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो प्रायिकता है ना, इसके द्वारा अपन किसी भी राशि का माध्य भी निकाल सकते हैं ना, वो मैं लिख देती हूँ, नोट डाल के लिख लेना आप यहाँ पे। प्रायिकता द्वारा, इंग्लिश में लिख देती हूँ, वी कैन फाइंड एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी बाय प्रोबेबिलिटी। है ना, टाइम कम लगता है, इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ, बाकी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। हम प्रायिकता द्वारा किसी भी राशि का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वाई आई इज द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की कोई स्टेट है वाई आई, देन एवरेज ऑफ दिस सिस्टम, दिस स्टेट कितना होगा पता है आपको, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे वाई आई बार से। एवरेज को अपन दो तरीके से दिखाते हैं, या तो अपन ऐसे दिखाते हैं इस वाले सिंबल से, लेकिन इससे ये इतना फेमस नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में अपन ऐसे दिखाते हैं इसको वाई आई बार से। देखो कोई भी क्वांटिटी हो उसका एवरेज इससे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी वाई आई मानी है, मान लो आगे जाकर ए बी सी डी एल एम एन ओ पी कुछ भी आ जाती है तो अपन उसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके माध्य को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एवरेज को। ठीक है ना, तो ये कैसे निकल करके आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये रही, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई आई ई की पावर माइनस का बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। ये किसको बताएगा, वाई आई बार को। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो एवरेज निकालने के लिए बस आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की प्रायिकता से मल्टीप्लाई कर देना है, और प्रायिकता को अपन जानते ही है, प्रोबेबिलिटी ये होती है, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्या आ जाएगा, एवरेज। ठीक है ना, जैसे अपन आगे जा करके किसके लिए निकालने वाला है, एनर्जी के लिए, यानी कि माध्य ऊर्जा, तो वहाँ पर अपन पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, ई बार, ई आई बार। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे तो ई आई बार लिखेंगे, तो ई आई बार क्या होगा, ई आई इंटू ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। ई आई है ना ये वाला जी, एनर्जी को बता रहा है ये। ठीक है ना, ये क्या है, एनर्जी है, और बीटा क्या है, 1/kT है, अपन जानते हैं। और ये तो एक्सपोनेंशियल है, ई स्मॉल ई जो नीचे वाला है एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांक की है। तो उसको कोई भी क्वांटिटी हो, ऊर्जा हो, विशिष्ट ऊष्मा हो, अगर अपन को उसका एवरेज चाहिए तो बस उसको उस पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो है एनर्जी, माध्य ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, इसी में बात कर रहे हैं अपन, ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
थर्ड पॉइंट वो है माध्य ऊर्जा, माध्य ऊर्जा। ठीक है, तो हमें ऊर्जा का माध्य चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोबेबिलिटी फंक्शन एवरेज एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज एनर्जी ई बार, है ना, एवरेज एनर्जी ई बार, और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की एवरेज चाहिए तो क्या कर देंगे, ई आई बार। बात समझ में आ गई, मतलब हमें तो जिसका एवरेज चाहिए उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बार लगाना है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, अगर सबका एवरेज चाहिए तो ये लो, ठीक है, क्या कर देंगे अपन, बताओ क्या होगी, पी आई, देखो ई आई बार अगर निकालते तो क्या करती, पी आई ई आई यही करती, और अगर मुझे क्या चाहिए, समेशन यहाँ लगाऊंगी तो समेशन यहाँ भी लगाऊंगी, और ये किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के। इतना तो समझते हो ना आप, समेशन लगा, एक स्टेट की चाहिए तो मैं ई आई लगाऊंगी, ठीक है, एवरेज है इसलिए मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी से। देखो ई आई का बार चाहिए मुझे तो मैं सिर्फ ई आई को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्रोबेबिलिटी से, जैसे अभी अभी बताया जस्ट, जिस भी क्वांटिटी का एवरेज चाहिए उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मुझे चाहिए, ये तो एक स्टेट का था, कोई भी ith स्टेट का था, अगर मैं ऐसी सारी स्टेट का सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबका एवरेज आ जाएगा। समझ में आ गई, तो मैंने क्या कर दिया, समेशन लगा दिया, बात समझ में आ गई ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई, और अभी अभी पी आई हमें पता है क्या होता है, ई की पावर माइनस का बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। ठीक है ना, यहाँ पे आप बता सकते हो, सिंस पी आई किसके बराबर होता है, पी आई होता है ई की पावर माइनस का बीटा ई आई अपॉन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई का समेशन। तो पी आई की वैल्यू रख दी मैंने, समेशन, सॉरी समेशन तो बाद में आया है, ई की पावर माइनस का बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। ठीक है ना, तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, सिंस पार्टीशन फंक्शन यानी कि संवितरण फलन अभी अभी निकाला है जस्ट, क्या होता है, ई की पावर माइनस का बीटा ई आई होता है। ठीक है, क्या कर दो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन करोगे डेल जेड बाई डेल बीटा कितना निकल के आएगा, है भाई, कितना निकल के आएगा, माइनस का और ई आई और ई की पावर माइनस का बीटा ई आई का समेशन। अरे भाई यही आएगा ना, डेल जेड बाई डेल बीटा इतना ही निकल करके आएगा ना, ई आई आ गया और समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई। सही है, तो मैं क्या करूं, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 को उठा के एक में रख दूं ना भाई, ये समेशन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई की जगह पर तो मैं जेड रख सकती हूँ, और ये समेशन ई की पावर ई आई ई की पावर माइनस का बीटा ई आई की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, डेल जेड बाई डेल बीटा रख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, आप ऐसे लिख सकते हो, पुट सेकेंड एंड थर्ड इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो आपके पास ई बार कितना निकल कर क्या आएगा, आपके पास आएगा माइनस का 1/z और डेल जेड बाई डेल बीटा आएगा ना, यही आएगा ना। ये अपने पास क्या निकल कर क्या आ गया, मैंने भाई माइनस का 1/z तो ये हो गया, रख दिया यहाँ पे, माइनस ये है ही, और साथ में क्या आ गया, डेल जेड बाई डेल बीटा। ये क्या आ गई, माध्य ऊर्जा, पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में आ गई है हमारे पास माध्य ऊर्जा। ठीक है ना, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, डेल बाई डेल बीटा ln z लिख सकती हूँ क्या, जरा चेक करके बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्या, माइनस विद माइनस साइन, इसी क्वांटिटी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, देखो ln z का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, 1/z, ln z मतलब log z जिसका बेस e है, ln z का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/z, फिर z का भी तो करोगे ना बीटा के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, डेल जेड बाई डेल बीटा। तो इस क्वांटिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक, आगे देखो ठीक है ना, नोट करते जाना, वीडियो को पॉज कर लेना या एक बार समझ लो फिर दोबारा चला के देख लेना, ठीक है, मर्जी है आपकी। चलो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर
ई बार इज इक्वल टू, इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं इसका, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डेल बाई डेल टी है ना, एल एन जेड और डेल बीटा बाई डेल टी बाई डेल बीटा लिख सकती हूँ क्या। इस क्वांटिटी को मैंने डेल्टा टी से नीचे और डेल्टा टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। करते हैं ना अपन ऐसे, डिफरेंशिएशन में तो करते हैं, पार्टीशन फंक्शन में सीरीज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, अपन ने एक नया पैरामीटर एंटर करवाया है, वो है टेम्परेचर का, ठीक है। अब सुनो इसको मैंने डाल दिया फिलहाल इक्वेशन नंबर 4। अब हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/kT। तो फिर डेल बी बीटा बाई डेल टी कितना होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो k तो कांस्टेंट है 1/k, और 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/t²। तो -1 ये लो t²। तो ये डेल बीटा बाई डेल टी की वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास उल्टा है डेल टी बाई डेल बीटा, तो उल्टा रख देंगे यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। 5 को मुझे कहाँ रखना है, 4 में। 5 को 4 में रखना है, रखो। ई बार कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल टी एल एन जेड, और इसको उल्टा करके रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये डेल बीटा बाई डेल टी है और ये डेल टी बाई डेल बीटा है। तो कितना आएगा, माइनस का KT² आएगा। अरे आएगा ना। तो मेरे पास क्या बन गया, इसके साथ भी तो माइनस था ना, हाँ ये माइनस भूल गए अपन, यहाँ पे ये माइनस था। तो ये माइनस जब आप यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो मेरे पास ई बार इज इक्वल टू कितना आएगा, KT² डेल बाई डेल टी और एल एन जेड। ये पूछा जाता है पेपर में, ऐसे डायरेक्टली प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि प्रूव दैट कि फॉर एनी स्टेट एवरेज एनर्जी, ठीक है, इतनी होती है। समझ में आ गई। या फिर वो क्वेश्चन वाइज बना करके दे देगा कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में अगर कोई निकाय है तो फिर उसकी माध्य ऊर्जा की गणना कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन ने आज कितने 3 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी, विहित समुच्चय कैनोनिकल एंसेम्बल, और इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन किसकी पढ़ी हमने, एक्सेसिबल स्टेट, है ना, अभिगम्य अवस्थाएं। और ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय में हमने प्रायिकता के बारे में जाना, हमने प्रायिकता वितरण फलन के बारे में जाना, संवितरण फलन के बारे में जाना, और माध्य ऊर्जा के बारे में जाना। बात समझ में आ गई। ये पूछा जाता है पेपर में। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे विशिष्ट ऊष्मा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।